बायोलॉजी में आप लोगों को 90 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर जाना, क्योंकि कंप्लीट एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर मौजूद होंगे, इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे और इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। जैसे हमारी क्लास में से 94, 92, 92, 90 नंबर ये बच्चे लेकर आए हैं, वैसे आप लोग भी अगर लेकर आना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा और यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यहां बायोलॉजी रटाई नहीं समझाई जाती है। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर बायोलॉजी में लेकर आना चाहते हैं तो हमारे एवन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप सभी बच्चे लोग जरूर कर लेना। और आज की क्लास जिस बच्चे ने देख ली, कंफर्म बता रहा हूं, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ना तो छूटेगा और ना ही एक भी क्वेश्चन यहां जो मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड एग्जाम जब देने के लिए जाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सीखना और समझना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के टिक नहीं लगवाऊंगा, मैं उसको प्रॉपर आपको एनालिसिस करवाऊंगा, प्रॉपर एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि हर क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है और जो वो कहेगा हम उसको प्रॉपर देखेंगे कि भैया तू कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमारा है कि निभाग निभाग में पाया जाता है। तो निभाग जो है किसके अंदर पाया जाएगा? क्या ये परागकण में होगा, क्या बीजांड में होगा, या भ्रूणपोष में, या उपरोक्त सभी में? पूरा एक्सप्लेन देखना। तो परागकण जो होता है, परागकण की बाहर वाली जो झिल्ली होती है उसको वाह्यचल बोलते हैं, जो स्पोरोपोलिन की बनी होगी। और परागकण जो होता है हमारा, उसके अंतःचोल जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है ना, तो हमारा परागकण ऑप्शन नहीं होगा। फिर बात करें भ्रूणपोष की, भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है, 3n होता है, पेपर में आता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारा भ्रूणपोष भी नहीं होगा और ना ही होगा इनमें से सभी। हमारा जवाब जो होगा, हमारा जवाब होगा बीजांड में। तो निभाग जो होता है वो बीजांड के अंदर पाया जाता है। पहला प्रश्न प्रॉपर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं कि निम्न में से प्रथम पोषी स्तर जो है वो कौन सा है। ठीक है, यही तो कह रहा है वो, प्रथम पोषी स्तर कौन सा है। चलो देख लेते हैं कौन सा है। क्या वो घास है? तो भाई आप लोगों को बता दूं, घास जो होता है वो तो उत्पादक होता है ना। जितने पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक को हमेशा हम क्या बोलते हैं, उत्पादक जो होता है उसको हम ये स्वयंपोषी बोलेंगे। हरे पेड़ पौधे, घास वगैरह ये सब इसमें आएंगी। ठीक है ना। गाय जो होता है, गाय होता है शाकाहारी। ठीक है ना, ये शाकाहारी हो गया। और सर्प, सर्प जो होता है ये होता है मांसाहारी, और शेर भी मांसाहारी होता है। ठीक है ना, लेकिन उसने प्रथम पोषी स्तर की बात करेगी तो देखो आपको बता दें हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो आएगा घास, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर हमेशा खाद्य श्रृंखला जो शुरू होती है वो स्टार्ट कहां से होती है, तो बोलेंगे वो उत्पादक से स्टार्ट होती है। पहले उत्पादक होगा फिर उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा समझ में आ गया। आइए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि क्या पुरुष से संबंधित है। तो पुरुष से संबंधित इन चारों में से क्या होगा, है ना। तो आपको बता दें हमारा पुरुष से संबंधित होता है वासेक्टोमी। जब पुरुषों की नसबंदी कराई जाती है तो उसे वासेक्टोमी कहते हैं। इसमें शुक्र वाहक को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे लड़का लड़की के साथ लैंगिक संबंध तो बनाता है, लेकिन लड़के के शुक्राणु जो होते हैं वो मादा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है ना। गोली आप लोगों ने जैसा सुना होगा आई पिल, ठीक है ना, आई पिल हो गई या अनवांटेड 72 हो गई, जो कि लैंगिक संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर दी जाती है। तो गोलियां मुख्यतः लड़कियां खाती हैं, तो हमारा गोलियां भी नहीं होगा। बचा ये ट्यूबेक्टोमी। जब महिलाओं में फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है तो उस क्रिया को ही कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो हमारा ट्यूबेक्टोमी जो है वो तो फीमेल से रिलेटेड हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए जो है वासेक्टोमी, ये पुरुष से संबंधित होता है। क्लियर है ना। चलो
फिर आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई क्या है ना, कि वंशागति की इकाई क्या होगी। तो क्या जीन रूप होगा, जीन रूप को तो जीनोटाइप बोलते हैं, तो बोलेंगे नहीं। क्या गुणसूत्र होगा, तो बोलेंगे नहीं। क्या गोल्जी काय होगा, तो गोल्जी काय भी नहीं। तो वंशागति की इकाई जो होती है, वंशागति की इकाई जीन को माना जाता है। और जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया था, और जीन को ही मेंडल जो था वो कारक कहा करता था। क्या कहते थे, कारक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन देखे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जिससे कि किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कि अनिषेक जनन क्या है, अनिषेक जनन होता है। तो अनिषेक जनन किन किन जीवों में होता है, तो बोलेंगे रोटीफर्स में हाँ होता है, मधुमक्खियों में, मधुमक्खी में भी नर मधुमक्खी में होता है, टर्कियों में, टर्की पक्षी होते हैं इनमें भी होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इन सभी में अनिषेक जनन होता है। एक्चुअल में अनिषेक जनन की परिभाषा ध्यान से सुनना, जब बिना निषेचन के जीव का निर्माण होता है तो उस क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। और अनिषेक जनन रोटीफर्स, मधुमक्खी और टर्की इन सभी में देखने को मिलता है। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे कि सेल्विया में परागण होता है। तो परागण की क्रिया सेल्विया में जो होती है वो किस माध्यम से होगी, माध्यम बताना है कि जल द्वारा। तो आपको बता दें जल द्वारा तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला पौधे में होता है। बात करें वायु द्वारा, तो वायु द्वारा जो हमारा होता है वो अनाजों में होता है। ठीक है ना, अनाज में जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, जी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट जवाब जो होगा वो होगा कीटों द्वारा। तो सेल्विया हो गया, अंजीर हो गया, इन दोनों में परागण की क्रिया कीट के माध्यम से होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने और देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। तो आपको सहजीवी संबंध के बारे में बताना है, कौन स्थापित करेगा। क्या राइजोबियम करेगा, तो बोलेंगे हाँ करेगा, क्योंकि राइजोबियम मटर कुल की जड़ के अंदर मिलता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिसमें राइजोबियम को तो रहने को जगह मिल जाती है और पौधा जो होता है उसे मिल जाता है क्या, तो आप बोलोगे पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है। बात करें माइकोराइजा, माइकोराइजा कवक और पौधे के बीच का संबंध होता है, जिसमें कवक पौधे को खनिज लवण जैसे फास्फोरस देता है और पौधा कवक को भोजन देता है, जिससे दोनों को फायदा होता है। तो सहजीवी संबंध हो गया। ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन ये वाला फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, क्लियर है। एक एक बातें आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रही होंगी मुझे लग रहा है। ठीक है, अगला है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने का काम करता है ना। तो चलो इसे भी देख लेते हैं, है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस हो गया, एंडोन्यूक्लियस हो गया, पॉलीमरेज हो गया, या उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, तो देखो एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटता है, तो ये काटेगा हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए को बाहर से काटा जाता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को अंदर से काटेगा विशिष्ट जगह पर। ठीक है ना, तो हमारा आंसर पहला, दूसरा और तीसरा ये गलत है। हमारा दूसरा जवाब जो होगा ये होगा बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। वो हमसे कह रहा है कि एंड्रोजन, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन जो होता है ये हार्मोन होता है, इसी में टेस्टोस्टेरोन आता है। ठीक है ना, तो ये लीडिंग कोशिका में होगा, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देने का काम करती हैं। स्पर्मेटिड में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बोलेंगे स्पर्मेटिड में 23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट जवाब ऑप्शन फर्स्ट होगा।
फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख पाओगे कि कौन सा आनुवांशिक विकार। देखो यहां पर विकार का मतलब होता है बीमारी से, ठीक है। तो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता। त्रिसूत्रता का मतलब 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र का आ जाना, ठीक है। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स एक्स वाई होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, और इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स 0 होता है, तो इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, ठीक है। थैलेसीमिया इसमें आंसर आएगा नहीं, तो हमारा राइट जवाब जो होगा वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम और किस नाम से जानते हैं, सभी बच्चे लोग कमेंट करके मुझे जवाब अभी दीजिए। आपको शायद पता होगा कि डाउन सिंड्रोम का एक नाम और है, ठीक है ना, वो क्या नाम है, सभी बच्चे लोग कमेंट अभी मुझे करिएगा। चलो इसी तरीके से बेहतरीन अगला क्वेश्चन है हमारा। तो देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। तो यहां पर बीमारी की जांच की जा रही है विडाल टेस्ट के द्वारा। तो विडाल टेस्ट द्वारा कौन सी बीमारी की हम आसानी से पहचान कर पाएंगे, तो आपको बता दें हमारा जवाब आएगा टाइफाइड। तो टाइफाइड की जांच को ही विडाल टेस्ट कहते हैं। मलेरिया आएगा नहीं, फाइलेरिया आएगा नहीं, अतिसार आएगा नहीं। मलेरिया बीमारी मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होती है ना, और आपको बता दें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका कारक है। फाइलेरिया बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होगी, और बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी इसके कृमि का नाम है। अतिसार पेचिस मक्खियों द्वारा होता है, और आपको बता दें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये इसके प्रोटोजोआ का नाम है, पेचिस के प्रोटोजोआ का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, है ना, लास्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो बहुत सारे करने वाले हैं, कि अनुवांशिक रूपांतरण के फलस्वरूप कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है कि हमने अनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने पौधा बनाया, और पौधा बनाने के जो हमने पौधा बनाया है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेंगी। अनुवांशिक रूपांतरण फसल सूखा और ठंड के प्रति सहिष्णु बनाता है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है। अनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशी पर निर्भरता को कम करता है, तो बोलेंगे ये भी ठीक है। अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि करता है, तो बोलेंगे हाँ करता है, क्योंकि हमने देखा था गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, सत्य हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये सभी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे हमारा पास क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये ना तो ब्रायोफाइटा में होता है, ना टेरिडोफाइटा में, ना अनावर्त बीजी में। ये किस में देखने को मिलता है, तो बोलेंगे ये आवर्त बीजियों का मुख्य गुण होता है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है लास्ट वाला सही होगा, ठीक है ना। फिर हमने देखा, आप लोगों को बता देते हैं कि बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को तोड़ना, जोड़ना, बदलाव करना, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में बीटी कपास, बीटी बैगन, गोल्डन राइस वगैरह बनाए। चिकित्सा क्षेत्र में एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए हमने जीन चिकित्सा का इस्तेमाल किया। वैक्सीन निर्माण में हमने एंटी रेबीज का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया है। तो हमारा आंसर जो होगा 4th नंबर का होगा, ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये क्लियर है, ठीक है। फिर है उत्परिवर्तन सिद्धांत। ये उत्परिवर्तन सिद्धांत जैव विकास से संबंधित है, ठीक है। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क। तो लेमार्क ने लेमार्कवाद दिया था, जिसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, है ना, ये सब चीजें बताई गई थी। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जीवन संघर्ष, है ना, ऐसा कुछ दिया था, है ना। और वेलिस ने नहीं दिया। तो हमारा राइट जवाब जो होगा ये होगा ह्यूगो डी ब्रिज, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। तो आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि लेमार्क और डार्विन के द्वारा पुस्तक का नाम क्या है। लेमार्क ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम बताओ। डार्विन के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का क्या नाम है वो मुझे भी बता दीजिएगा सभी बच्चे लोग, ठीक है।
आगे आप लोग देखेंगे कि टीबी के टीके का नाम बताइए। तो टीबी को हम यक्ष्मा भी बोलते हैं, कभी कभी वो क्या बोल देगा, यक्ष्मा बोल देगा, या फिर क्षय रोग बोल देगा। क्या बोल देगा, क्षय रोग। चाहे वो क्षय रोग बोले चाहे यक्ष्मा बोले, बात एक ही होती है। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। हमारा जवाब होगा कि टीबी के टीके का नाम होता है बीसीजी का टीका। कौन सा होगा, बीसीजी का टीका होगा, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं कि जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है। तो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो भाई किससे है ना। क्या इस मरुस्थलीकरण से, विकिरण से, वनों के कटाव से, इनमें से कोई नहीं। तो आज के समय में हमारे समाज में आप लोग देख पा रहे हैं कि जहां पहले बड़े बड़े वन हुआ करते थे, जहां पहले जंगल हुआ करते थे, अब वो सब काट दिए गए हैं क्योंकि जनसंख्या जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो हमारा आंसर आएगा वनों का कटाव। लगातार वनों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। आप आगे देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, लेकिन वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि निम्न में से कीट परागण किसमें होता है। तो कीट परागण किसमें होगा, गुड़हल में, तो बोलेंगे नहीं। बोलेंगे अंजीर में, तो बोलेंगे हाँ। अंजीर में और सेल्विया में कीट परागण होता है। हाइड्रिला में होता है जल परागण। पेपर में बाई चांस जल परागण आ जाए तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया को आप बता देना। एक समुद्री पौधा होता है जिसका नाम जोस्टेरा है, उसमें भी जल परागण होता है। गेहूं में कैसा होगा, तो बोलेंगे गेहूं में होता है वायु परागण, ठीक है। चलिए आगे, जैसे हमने इस प्रश्न को पहले ही आप लोगों को समझा दिया था कि अनिषेक जनन होता है, तो ना तो मेढक में होता है ना छिपकली में, इनमें से कोई नहीं है ना, ये भी नहीं आएगा। ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि अनिषेक जनन जो है ये या तो मधुमक्खी में होता है, नर मधुमक्खी में, है ना, या टर्की पक्षी में होता है, या रोटीफर्स में होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन नर, यहां नर है ये, ठीक है, ना हो गया, नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसने नेगेटिव पूछा है। आपके एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो हो सकता है उनमें से 1 या 2 नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो शुक्राशय तो नर में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी नर में होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये भी नर में होती है। लेकिन एम्पुला जो होता है, एम्पुला मादा के अंदर होता है, ठीक है, ये फेलोपियन नलिका का भाग होता है। तो उसने बोला नर सहायक ग्रंथि नहीं है तो एम्पुला नहीं है, क्योंकि एम्पुला मादा में होता है ना कि नर में। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ध्यान से देखना। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है, तो 2n बराबर दे रखा है हमको 24, ठीक है। तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपको बता दें, इससे n से 2 से काटेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n बराबर 12 आ गया। लेकिन तुम्हें पता होगा कि भ्रूणपोष जो होता है, शुरुआत में ही मैंने बताया था, त्रिगुणित होता है। तो 3n, तो 3 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, तो हमारा आंसर जो होगा 36 होगा। ऑप्शन तीसरा जो है ये होगा हमारा सही, क्योंकि पत्ती 2n होती है तो 2n बराबर तो 24 दे रखा है। तो पहले 2 से काट दूंगा, n निकाल लूंगा, पहले n निकाल लिया, क्योंकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है तो 3 तो 3 हो गया, n बराबर 12 है तो 12 तिया 36, तो हमारा इस तरीके से 36 आंसर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करके आइएगा, ठीक है। आगे है एडिज एजिप्टाई। एडिज एजिप्टाई वाहक है। वाहक वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी को पहुंचाता है। तो आपको बता दूं, एडिज एजिप्टाई मच्छर से डेंगू बुखार होता है। कौन सा होगा, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को ही हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। मलेरिया कैसे होगा, तो बोलेंगे मादा एनाफ्लिस मच्छर के कारण होगा। फाइलेरिया कैसे होगा, तो बोलेंगे क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। किसके काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ठीक है ना। और कालाजार जो होता है एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, वो मक्खी के काटने से होता है। हमसे एडिज एजिप्टाई वाहक पूछा है तो बोलेंगे हमारा डेंगू बुखार होगा, ठीक है ना। चलिए आगे है,
इस प्रश्न का जवाब मुझे पता है 90% बच्चे लोग जो है वो गलत देंगे। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या पूछा है? द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। तो आप लोग जल्दबाजी में इस प्रश्न को पढ़ लोगे और आप लोग क्या कहोगे कि सर इसका आंसर जो है वो सी है, मतलब 3rd नंबर का है, आप लोग यही बोलोगे। लेकिन आपको बता दूं हमारा तीसरा 9:3:3:1 ये जवाब गलत है, ठीक है, क्योंकि उसने टेस्ट क्रॉस पूछा है इसलिए जवाब है। अगर वो फिनोटाइप पूछता तो जवाब सही होता। तो इसका राइट जवाब होगा 1:1:1:1, ये होगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो और उसके बाद आप लोग जवाब दिया करो। जल्दबाजी में बिना प्रश्न को अच्छे से पढ़े, बिना अच्छे से समझे अगर आप लोग जवाब दोगे तो उस प्रश्न के आंसर का गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। चलो आगे आप लोगों के सामने दे रखा है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है। तो आपको बता दें XXY जो होता है ये होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये AAXXX ये होता है अति मादा, है ना, और AAXX ये होती है मादा, सामान्य मादा। लेकिन टर्नर सिंड्रोम के लिए जो माना जाता है सही वो क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऐसे मैंने लिखा भी था 44 + XO बराबर 45, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। तो हमारा XO जवाब जो होगा ये टर्नर सिंड्रोम के लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आप लोग देख पाओगे कि पुष्पीय पादप का कौन सा भाग आगुणित है। उसने आगुणित पूछा है, ठीक है ना, आगुणित पूछा है तो कोई बात नहीं, आगुणित का जवाब दो। तो जड़ होती है द्विगुणित, पत्ती होती है द्विगुणित, युग्मनज होता है द्विगुणित। तो हमारा आंसर क्या होगा? नर युग्मक। अगर नर युग्मक आए, मादा युग्मक आए या भ्रूणकोष आए या अंड आए या न आए, इसके साथ साथ में या परागकण आए या सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका आए, तो ये सब जो होते हैं ये आगुणित होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलो फिर है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाएंगे? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ इतने आसानी से, इतने प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा अगर आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे, समझोगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि बताइए पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम होता है जो कि ना तो हर्बर्ट बॉयल ने दी ना MS स्वामीनाथन ने दी, क्योंकि MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। रामदेव मिश्रा भी ने दी क्योंकि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा होते हैं। हमारा जवाब जो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। इन्होंने 1928 में सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज करी थी और पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटिटम नामक कवक से बनाया गया था। आपको बता दें ये पेनिसिलिन जो है इसी को हम सामान्य भाषा में केमिस्ट पर आपने सुना होगा 4 लाख की गोली या 8 लाख की गोली जो बोलते हैं वो यही होती है पेनिसिलिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म का नाम किसको बोला जाता है? एकिडना को नहीं बोलेंगे क्योंकि एकिडना सरीसर्प और स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है। पेरिपेट्स इसको भी नहीं बोलेंगे क्योंकि पेरिपेट्स जो होता है ना, पेरिपेट जो होता है ये ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की संयोजक कड़ी है। आर्क्योप्टेक्स को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पक्षी और सरीसर्प ठीक है। तो पक्षी और सरीसर्प के बीच की संयोजक कड़ी आर्क्योप्टेक्स, ये भी नहीं आएगा। हमारा राइट जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो बोलेंगे स्फिनोडोन। स्फिनोडोन रेगिस्तान में मिलने वाली एक विशेष प्रकार की बड़ी छिपकली जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। चलो आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो आप लोगों ने क्या देखा?
आप लोगों ने देखा कि यहां पर आप लोगों से वो नहीं की बात कर रहा है, मतलब आभासी फल नहीं है, इसका मतलब वो कोई सत्य फल होगा। ठीक है, तो सेब आभासी फल होता है, स्ट्रॉबेरी आभासी फल होता है, अखरोट आभासी फल होता है। आम आम जो होता है ये आभासी फल नहीं होता, क्योंकि आभासी फल ये जो होते हैं पुष्पासन से या वाहिदल से बनते हैं, जबकि आम जो है ये सत्य फल है, वास्तविक फल है, इसका निर्माण अंडाशय से हुआ होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन 4th नंबर का होगा। ठीक है, चलिए आगे हम जैसे बढ़ेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ कूट हेतु आरंभ प्रकूट क्या है। बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से एक बार समझ लो, क्योंकि यहां ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आपको बता दूं, ये एयूजी जो है ये क्या होता है, तो बोलेंगे ये होता है प्रारंभ कूट। प्रारंभ बोलो एक ही बात होती है। ठीक है, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये तीनों जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं समापन कूट। क्या होते हैं ये, इनको बोलेंगे समापन कूट। तो ये समापन कूट होते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, एस्बेस्टोस को नहीं करेंगे, ई कचरा को नहीं कर पाएंगे। ई कचरा को इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है, वो भी सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होगा। तो हमारा राइट जवाब होगा वाहित मल। ठीक है ना, क्योंकि वाहित मल जो है ये हम आसानी से सूक्ष्म जीव द्वारा इसको अपघटित हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन तीसरा होगा। आगे, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, तो कौन सा है, क्या प्रयागराज में है ये, क्या लखनऊ में है, वाराणसी में, या लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी के अंदर तो आप लोगों को पता होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा राइट जवाब जो होगा क्या होगा कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ के अंदर मौजूद है। सेकंड नंबर का जो जवाब होगा ये हमारा होगा बिल्कुल सही। आगे हम बढ़ेंगे, इस प्रश्न का जवाब भी बहुत सारे बच्चे लोग गलत देते हैं कि मानव में रुधिर वर्ग एबीओ के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो बहुत से लोग क्या काम करते हैं, इस प्रश्न को बहुत जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं और जवाब दे देते हैं 4। ठीक है ना, 4 जवाब देते हैं कि ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, 4 होते हैं। लेकिन भाई उसने ब्लड ग्रुप नहीं पूछा, उसके जीनोटाइप पूछे हैं। तो जीनोटाइप की संख्या जो होगी वो होगी 4। कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और अभी भी आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आपको बता दें, डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। तो हमारा जो वायरस होता है, वायरस के अंदर दोनों में से कोई एक मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, डीएनए अथवा आरएनए, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखो, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। श्वेत कणिका का मतलब अगर WBC हमारे शरीर में खून में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ही सामान्य भाषा में ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो हमारा आंसर सेकंड आएगा। फिर आपके पेपर में आएगा कि डीएनए के रासायनिक चाकू क्या है या डीएनए का आणविक कैंची क्या होती है। तो तुम बता देना एंडोन्यूक्लियस। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है, इसीलिए इसको डीएनए की आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहा जाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखो। आगे है, आवर्त बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि भ्रूणपोष कैसा होता है, भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। कई बार बता चुका हूं क्योंकि पेपर में लगातार ये 3 से 4 साल रिपीट हुआ था ये वाला, है ना। आगे देखो, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। तो लिंग गुणसूत्र की एकज सूत्रता, तो बोलेंगे नहीं।
21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, तो बोलेंगे नहीं। लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता, बोलेंगे नहीं। 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्र की त्रिकादि सूत्रता, त्रिकादि सूत्रता को ही इंग्लिश में ट्राइसोमी बोलते हैं। मतलब 21वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तब आप लोगों का ये जो है जवाब आएगा। और मंगोली जड़ता जो है, इसी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इससे पहले हम इस वाले क्वेश्चंस को पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। चलो आगे, आपने देखा डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, तो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या है, इसको भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो क्यूलेक्स मच्छर से हाथीपांव बीमारी, एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया बीमारी, और एडिज एजिप्टाई मच्छर से होती है कौन सी बीमारी, डेंगू होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कौन से पौधे को हमने बनाया। हमने बीटी कपास भी बना लिया, बीटी मक्का भी बना ली, गोल्डन राइस भी बना लिया। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है 2024 या 25 में। तो हमारा आंसर होगा इन सभी में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हमने अनुवांशिक रूपांतरित ये वाले जो पौधे हैं, इन सभी पौधे को हम बना चुके हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे आप लोग देखेंगे कि बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है। तो बीटी जो है, बीटी एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है जिसका पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस होता है, और ये जीव विष का निर्माण करता है जो एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा प्रोटीन, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात पूछा है। जब लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ संकरण कराओगे तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब उसका आप स्वपरागण करोगे तो 4 पौधे आएंगे। 4 पौधे में देखो 3 तो लंबे पौधे हैं, देखो मेरी उंगलियों को, 3 लंबी हैं और एक क्या है, बौनी। तो आप बोलेंगे फिनोटाइप में 3 लंबे पौधे होंगे और एक बौना पौधा होगा। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए आ जाएगा। ऐसे याद करो, 3 हमारी लंबी उंगलियां हैं, एक हमारी बौनी है, ठीक है। तो 3:1 आएगा। अगर फिनोटाइप की जगह पर अगर वो जीनोटाइप बोलता तो हमारा आंसर आता 1:2:1। एक शुद्ध लंबा, कैपिटल टी, 2 संकर लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक शुद्ध बौना, स्मॉल टी। क्योंकि उसने फिनोटाइप बोला है, देखकर बताना है, तो 3 लंबे होंगे और एक बौना होगा, ठीक है। आगे देखिएगा कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है। तो टाइफाइड किस चीज से फैलता है, तो बोलेंगे एस्केरिस से, नहीं एस्केरिस से तो पेट में कीड़े होते हैं। प्लाज्मोडियम से, तो प्लाज्मोडियम से तो शरीर में मलेरिया होता है। अमीबता से, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होती है। तो हमारा आंसर आएगा साल्मोनेला। पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, ठीक है। इस साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड बीमारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका जल्दी से सभी बच्चे लोग जो है वो जवाब देना शुरू करें। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। तो आपको बता दूं, जीवाणु से कौन सी बीमारी होगी, पोलियो वायरस से होता है, पाइडिया प्रोटोजोआ से होता है, हाथी पांव बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी कृमि से होता है। तो हमारा आंसर आएगा हैजा। हैजा जो है जिसको कोल्ला बोलते हैं, विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। और मैंने आप लोगों को इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, याद होगा, जीवाणु से होने वाले रोग की ट्रिक बताई थी, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। और उसमें बहुत सारे क्या थे, हमारे बैक्टीरिया से होने वाली जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम थे। जल परागित पादप का नाम, ठीक है, जल परागित पादप का नाम क्या होगा, इसका जवाब आप लोग सब लोग कमेंट में बताना, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, ठीक है ना। हाइड्रिला होगा, मटर होगा, नींबू होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल परागित पादप को मैं जब शुरुआत में जब क्वेश्चन आया था हमारा कीट परागण वाला, वहीं पर मैंने इसका एक्सप्लेन दिया था। जिस बच्चे ने क्लास को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, वो सही जवाब देगा, बाकी के बच्चे लोग गलत जवाब देंगे।
निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल का मतलब होता है झूठा फल। तो सेब, अंगूर, आम और मटर। तो आपको बता दूं हमारा आंसर जो होगा सेब आएगा, क्योंकि सेब का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के पुष्पासन से होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि सेब जो है झूठा फल, कूट फल या नकली फल है या फाल्स फ्रूट है। ठीक है ना। और इसमें स्ट्रॉबेरी नाम भी आता है। भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या होती है, इसको ऑलरेडी 3 बार अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या 2x होगा, 3x होगा, x होगा या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का जवाब भी सभी बच्चे लोग अभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? जब कभी भी आपका लघु बीजाणु से संबंधित आ जाए क्वेश्चन, तो लघु बीजाणु को हम परागकण बोलते हैं। ठीक है ना। आपको बता दें तो यहां पर लघु बीजाणु जो है, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? x/4। इस प्रश्न का फॉर्मूला x/4 है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 112 है, ये हमारे लिए x है, तो 112 का 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचे यहां पर 3, तो 4 अट्ठे 32। तो हमारा राइट जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 28 जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28। ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है और तुमसे पूछता है कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें उस प्रश्न में 4 का भाग देना होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस प्रश्न का जवाब, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ज्यादातर मैं देख रहा हूं, उसमें जवाब ऑलमोस्ट जो है ये सभी वाले ज्यादा आते हैं कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस या ये सभी। तो आप मुझे सभी बच्चे लोग कमेंट करके बताओ कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस वाले प्रश्न को भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है ना। आगे एक्स क्रोमेटिन पाया जाता है यू क्रोमेटिन में, हेट्रोक्रोमेटिन में, बार बॉडी में या इनमें से सभी में? इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग देना कमेंट में। मैं आप लोगों से कमेंट में इसलिए जवाब पूछ रहा हूं जिससे कि मुझे पता चल सके क्या आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से देख रहे हो या नहीं, है ना। और अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे तो कमेंट करके बता देना कि सर हमें इसका नहीं पता, मैं जवाब दूंगा, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना। चलो, लेकिन मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, है ना। सर तो मेहनत कर रहे हैं, सर तो आधा आधा एक एक घंटे की तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, एनालिसिस करने में, क्वेश्चंस को निकालने में बहुत समय लगता है। तो आप उस चीज को समझो। ठीक है कि अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो आप लोगों के लिए कर रहा है। तो इसलिए अगर आप लोगों को क्लास हमारी पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो बायोलॉजी वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, बीजांड ओविल्स का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है। कभी कभी वो क्या करेगा, नाभिका को भी हटा देगा, सिर्फ हाइलम लिख के दे देगा। तो कभी कभी वो प्रश्न को फंसाने के लिए इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख कर दे देता है। ठीक है ना। चलिए आगे है हमारा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन में। तो हमारा आंसर आएगा इन सभी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के लिए जाना जाता है? ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये छपा हुआ है। ठीक है, कई बार आ चुका है। तो इसका जवाब क्या होगा? पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी या मानव विज्ञान, सॉरी मानव विकास। क्या होगा बताओ जल्दी से। हर क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। तो हमारा जवाब होगा पारिस्थितिकी। तो रामदेव मिश्रा जो है भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, फिर से आ गया। तो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन घुमा घुमा कर आते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इन सभी में। तो इस तरीके के प्रश्न में ज्यादातर मैं जो आंसर देख रहा हूं वो इनमें से सभी आ रहा है, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोले, चाहे वो बोले
मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है 1x 2x 3x या 4x। इसको भी मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसका आंसर जो होगा वो 3x आएगा, क्योंकि भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। ठीक है, आगे टाइफाइड के रोगजनक का नाम तो साल्मोनेला टाइफी होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। तो देखो, अगर आप लोग इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से आप नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो हमारी एवन सर यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की घुट्टी आ चुकी है ना। तो किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए मात्र 179 रुपीस में आप लोग बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, सीखते सकते हो, जहां पर हम आप लोगों को लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ई बुक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, लाइव डाउट क्लास, पीवाई के क्वेश्चंस, ये सभी कराएंगे। और पास होने की 100% गारंटी के साथ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा हमारे बैच को लेने के बाद कभी कोई फेल नहीं हो सकता। फेल होगा, पूरे पैसे वापस करने की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखोगे कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ कौन सी गैस बनने के कारण होता है। तो कौन सी गैस बनेगी, तो वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनती है, ठीक है ना। चलो आगे, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि तुमसे पूछा जाएगा कि किसने पुष्टि की कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसको पुष्टि किसने करी थी, तो आप लोग बोलेंगे मैथ्यू मेल्सन व फ्रांसिस स्टाल ने, अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेस ने, बीडल व टेटम ने, या वाटसन एवं क्रिक ने। तो तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, वीडल व टेटम ने क्या काम किया था, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। तो इस हिसाब से हमारा हर्शे और चेस जो होगा ये होगा राइट जवाब। इन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आगे आप देखो कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, तो घास परिवार में बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है, और स्कूटेलम को ही हम प्रशल्क बोलते हैं। प्रशल्क को स्कूटेलम बोलते हैं, कभी कभी वो स्कूटेलम को हिंदी में लिख के देगा, ठीक है ना। आगे देखो कि क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण, विकार का मतलब होता है बीमारी, यहां पर बोला गुणसूत्री मतलब गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो बोलोगे टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 45 होती है। तो इसलिए हमारा जवाब जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। आगे देखें, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वायु परागण की विशेषता नहीं है। पूरा प्रश्न इसने पॉजिटिव दिया, लेकिन लास्ट में नेगेटिव कर दिया। हल्के परागण वायु परागण होते हैं, ठीक है। बेहतर अनावर्त पुंके सभी वायु परागण में होते हैं। बृहत पिच्छ की वर्तकाग्र भी होती है, लेकिन अनेक बीजांड नहीं होते। तो हमारा फोर्थ जो है, डी जो है, ये सही जवाब होगा, क्योंकि ध्यान से सुनो, हमारा जो वायु परागण वाले जो पौधे होते हैं उनमें एक बीजांड होता है, और ये कह रहा है अनेक बीजांड है, तो इसलिए ये जवाब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है, और जब पेपर टफ बनता है तब ये वाला क्वेश्चन आता है कि दात्र कोशिका अरक्तता, इसको सिकल सेल एनीमिया या हैसियाकार कोशिका अरक्तता बोलते हैं। ग्लूटेमिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है, तो हमारा आंसर आएगा वेलिन। जब ग्लूटेमिक अम्ल की जगह पर वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है तब होता है। और वेलिन का कोड कभी कभी पूछ लेता है, तो वेलिन का कोड होता है GUG, ठीक है। चलो आगे आपके सामने आ गया नया क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो जब प्रतिरक्षी बनाते हैं तो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो टोटल मिलाकर इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 हैवी और 2 हल्की, है ना। तो इसको H2L2 बोलते हैं, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ठीक है। अंग्रेजी के Y अक्षर नुमाजी होता है, और प्रतिरक्षी अणु का चित्र बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ये पेपर में आने की इसकी पूरी संभावना है। और डीएनए का चित्र भी बनाकर प्रैक्टिस कर लेना, डीएनए भी पेपर में बार बार रिपीट किया जाता है, और शुक्राणु भी बार बार रिपीट किया जा रहा है। आगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण जो होता है किसके द्वारा होगा, तो बोलेंगे लीडिंग कोशिका द्वारा।
कभी वो देखो पहले उसने एंड्रोजन बोला था, अब के टेस्टोस्टेरोन बोल दिया। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सब यहीं से आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आगे देखो, ये रहा। आगे देखो, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है, तो पराग कोश के अंदर परागधानियों की टोटल संख्या जो होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। ठीक है ना। और कभी कभी पेपर में आ सकता है कि पराग कोश की सबसे अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं, तो बता देना, टेपिटम कहते हैं, और ये पराग कणों को पोषण देने का काम करती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? जब आप लोगों से दाने की बात करें, दाने का मतलब होता है बीज, तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो लगता है x प्लस एक्स अपॉन 4। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसने दाने की बात करी है। x क्या है? x होगा आपका 200, तो यहां पर 200 प्लस 200 का 4 में भाग करेंगे तो आएगा 50, तो 50 और 200 कितने हो जाएंगे? 250। तो आपको बता दें इस तरीके के प्रश्न में x प्लस एक्स अपॉन 4 करेंगे। मान लो जो के 100 दाने बोल दे वो, तो क्या काम करोगे? जब 100 बोलेगा तो 100 प्लस 100 अपॉन 4, जब 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 आएगा, तो 100 और 25 क्या हो जाएंगे? 125। जो कि 100 दाने बनाने हैं तो 125, 200 दाने बनाने हैं तो कितना आएगा? बताओ बताओ जल्दी से। 250। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए जौ के 400 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कैलकुलेशन करके आप कमेंट में बताओ। जौ के 400 दाने बनाने हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है? x प्लस एक्स अपॉन 4, ये फॉर्मूला लगाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, जन्मजात उपापचय त्रुटि है, तो जन्मजात उपापचय त्रुटि जो है वो कौन सी है? तो बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया या अरक्तता। तो आप लोगों को बता दें जन्मजात उपापचय त्रुटि जो होगी वो होगी फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे देख लेना, पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षरक डीएनए में उपस्थित नहीं होता? उसने बोला नहीं होता। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है एटीजीसी। एटीजीसी मतलब एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन होता है। तो कहीं पर यू की बात नहीं आई, यू का मतलब यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ध्यान रखना, यूरेसिल आरएनए के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडेल ने अपने प्रयोग में कितने विपरार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडेल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर अपना अध्ययन किया था, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, 7। ठीक है, चलो आगे, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो दात्र कोशिका अरक्तता जो होता है ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है। बिंदु उत्परिवर्तन को ही पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जहां पर ग्लूटेमिक अम्ल का स्थान वेलिन एमिनो एसिड ले लेता है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं अभी, है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो परागकण किसके भीतर बनेंगे? तो बोलेंगे लघु बीजाणुधानी के अंदर, क्योंकि लघु बीजाणुधानी को हम बोल देते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर ही परागकण बनेंगे। परागकोश को ही हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में, है ना, अच्छी तरह संरक्षित होते हैं? क्योंकि परागकण के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की परत होती है जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना। ये तापमान से, ठीक है, ये विघटित नहीं होती, सूक्ष्म जीव भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है? तो ये लेमार्क ने, माल्थस ने, डार्विन ने या ह्यूगो डिब्रिस ने? तो ह्यूगो डिब्रिस ने तो आपको पता होगा दिया था क्या? उत्परिवर्तन का नियम।
डार्विन ने दिया था क्या? जीवन संघर्ष या प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। ठीक है ना? तो हमारा आंसर जो होगा वो आएगा लेमार्क। लेमार्क ने बताया था कि जिन अंगों का हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का हम उपयोग कम करते हैं वो कम विकसित हो जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग का मतलब क्या है कि ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है उसे संक्रामक रोग बोलेंगे। और ये बीमारी रोगाणु से होती है, जैसे कि टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सब हो जाएंगी। और जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच पाती उस बीमारी को कहते हैं असंक्रामक रोग या गैर संक्रामक रोग। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कैंसर। ठीक है ना? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ये भी तुम्हारे पेपर में पूछा गया था कि मधुप के नर ड्रोन पू मधुप में, पू का मतलब पुरुष है ना, क्रोमोसोम की संख्या। तो नर मधुमक्खी के अंदर गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है 16 और मादा मधुमक्खी के अंदर और श्रमिक मधुमक्खी के अंदर गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है 32। ठीक है ना? चलो आगे अगला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो आपको बता दें इसमें 4 परत होती हैं, बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम, अंतःस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। तो लघु बीजाणुधानी मतलब परागकोश की सबसे अंदर वाली परत का नाम टेपिटम होता है जो पराग कणों को पोषण देने का मुख्य काम करती है। ठीक है? आगे है बीटी कपास किससे निर्मित होता है? क्या जीवाणु, क्या विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या फिर कीट से? तो बीटी क्या था मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था। बीटी एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु, जो कीटों को मारने का काम करता है, इसलिए कीटनाशक की तरह काम करेगा। ठीक है? आगे आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है ना? द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। तो चूहा मांसाहारी नहीं होता, हटा दो। गिलहरी मांसाहारी नहीं होती, हटा दो। टिड्डा मांसाहारी नहीं होता, हटा दो। हमारा क्या बचा? छिपकली। छिपकली जो होती है ये होती है हमारी मांसाहारी। ठीक है? तो हमारा का आंसर जो होगा वो छिपकली आएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ठीक है ना? प्राथमिक उपभोक्ता बोलता तो वो हो जाते शाकाहारी। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है? तो देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और समझना। जैसा आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तब अच्छा लगेगा। अति दोहन द्वारा जीव जंतु को नुकसान होता है, सहविलुप्तता से नुकसान होता है, आवास क्षति से नुकसान होता है। लेकिन उसने तो हमसे नहीं पूछा है ना कि जैव विविधता को क्षति नहीं पहुंचती। तो ये है हमारा आंसर वनीकरण। अगर हम ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे तो जीव जंतुओं को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन डी जो होगा ये होगा हमारा सही जवाब। ठीक है? चलिए आगे आगे है लघु बीजाणुधानी के किस परत की कोशिकाओं में द्विकेंद्रकी होती है? मतलब एक कोशिका जो है, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक मौजूद होते हैं। किस में होगी? तो ये बता दूं, ये टेपिटम में होगी। टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है? आगे लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने करी? तो डी ब्रिज ने, कार्ल कोडेंस ने, वॉन सेमार्क ने। तो हमारा आंसर आएगा इन सभी लोगों ने, है ना? और ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया? सभी बच्चे लोग कमेंट करके एक बार जल्दी से बताओ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए किस पौधे को चुना था? आगे है टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से हम पादपों के अंदर जीन को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा राइट जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है? सहभोजिता का मतलब जिसमें एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसे कहते हैं सहभोजिता। और सहभोजिता अधिपादप में, एपीफाइट्स में देखने को मिलती है। और ऐसे एक पौधे का नाम मैं बता दे रहा हूं, उस पौधे को बोलते हैं आर्किड पौधा। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। ये कैसा संबंध है? तो बोलेंगे ये सहभोजिता का संबंध होता है। ठीक है ना? चलिए
आगे बढ़ेंगे हम। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणकोश में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? इसको मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पढ़ा चुका था। अगर आप लोगों को पता है मैं आंसर इसका, तो 12, 24, 36 या 48 क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। इसको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। परागकण की वह चोल किससे बनी होती है ना? तो वह चोल बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा, इसको भी मैं यहां पहले पढ़ा चुका हूं। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ये भी मैंने पढ़ाया है। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों की। प्रैक्टिस का मतलब आपके दिमाग को खोल रहा हूं। क्या आप लोगों को ये इनके आंसर पता है? जल्दी से बताओ। 28 होगा, 56 होगा, 112 होगा या 224 होगा? आगे, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 200, 100, 250 या 50? इसका जवाब भी कमेंट में बताओ, क्योंकि सारे के सारे स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बता दिए। अब इनका जवाब बताओ आप लोग। सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतः छिपित कर दिया जाता है। यहां पर क्या है? आई का मतलब इंजेक्शन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या कर दिया जाता है? अंडाणु के अंदर डायरेक्ट शुक्राणु को इंजेक्शन द्वारा डाल दिया जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना? चलो आगे। मेंडेल के एकल संकर संकरण में मटर के लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूप क्या होगा? तो बोलेंगे 3:1, 3 लंबे पौधे 1 बौना पौधा। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या आएगा? 1:1:1:1 आएगा, है ना? सब प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आप लोगों की, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। दात्र कोश का अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो दात्र कोश का अरक्तता जो होता है ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है ना? आगे है कि निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन नहीं है? देखो, स्टॉप टर्मिनेटर का मतलब होता है समापन कोड। समापन कोड को इसने इंग्लिश में बोल दिया। समापन मतलब स्टॉप, है ना? तो कोडॉन नहीं है, इसने बोला नहीं है। तो आपको बता दूं हमारा आंसर आएगा AUG, क्योंकि AUG जो होता है वो आरंभ कोड होता है, ना कि समापन कोडॉन। समापन कोडॉन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA, ये 3 समापन कोडॉन होते हैं। तो उसने बोला समापन कोड नहीं है, तो AUG नहीं होगा, क्योंकि वो आरंभ कोड है। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथेन का अनुपात क्या था? तो हाइड्रोजन 2 अनुपात में थी, अमोनिया 1 अनुपात में और मेथेन 1 अनुपात में। तो आंसर आएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 2। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा ए, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है? आगे, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर या निमोनिया? इस प्रश्न का जवाब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जल्दी से सभी बच्चे लोग इसका जवाब कमेंट में बताइए। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। आगे, अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये किस सूक्ष्म जीव से मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे ये मिलेगा हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। क्या हो गया भाई? देख रहे हो ना, चुटकी बजाते ही हमने इसको सही कर दिया। अभी ये ब्लर सा हो गया था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल ठीक होगा। आगे, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये वैज्ञानिक तो हमारे टेंसले हैं। कौन से होगा? टेंसले। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? देखो, नहीं क्वेश्चन पूछा, नहीं है तो हमारा आएगा मेडागास्कर। तो इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये तीनों होंगे, लेकिन मेडागास्कर नहीं होगा। आगे, ये भी मैंने बताया था, टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? तो बता देना आप लोग, पादपों में। पादप का मतलब पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है ना? पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? एड्स में, कैंसर में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, या एडी की कमी से होने वाला SCID? तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, बायोलिस्टिक,
अहानिकारक रोगजनक। तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो इन सभी तकनीकों के माध्यम से हम जो भी जीन है उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है सहभोजिता। ठीक है, स्पर्धा में एक जाति को फायदा, दूसरी जाति को नुकसान होता है, जबकि सहोपकारिता में दोनों जातियों को फायदा होता है। आगे, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में घना राष्ट्रीय उद्यान होता है और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो बोलेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये असम में है, यहां पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। ठीक है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। और आप लोगों को बता दें, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आपको पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, एक एक बातें समझाई हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से और पढ़ना चाहता है तो क्लास 12th बायोलॉजी होगी अब आसान, क्योंकि एवसा यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की घुट्टी जो है आ चुकी है मात्र 179 रुपीज में। फुल एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी साथ में साथ कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज ही आप लोग एवन सर यूट्यूब चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चे लोग जो हैं पढ़ाई करते रहें। आपको बता दूं कि बायोलॉजी की गुट्टी जो है इतनी इंपोर्टेंट है कि यहां पर आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो सब ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से आप लोगों का पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है ना? क्या करना होगा? यूट्यूब पर जाकर आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप पर क्लिक करेंगे तो दो दिखाई देंगी, एक बायोलॉजी का वरदान जो 59 रुपीस में है और एक बायोलॉजी की गुट्टी जो कि 179 रुपीस में है। तो बायोलॉजी की चाहे वरदान लो चाहे गुट्टी लो, ठीक है ना? एक बायोलॉजी का वरदान वो पूरा प्रैक्टिस के लिए है और बायोलॉजी घुट्टी में क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि हमारी क्लास आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को 3 अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जहां आपका बायोलॉजी का ग्रुप हो वहां शेयर करना, जिससे कि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ सके और अच्छे नंबर ला सके, बायोलॉजी में 95 जो है वो आसानी से ला सके। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर आप लोगों को पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के बहुत सारे आप लोगों के लिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर 2-2 नंबर वाले, फिर 3-3 नंबर वाले, एक एक करके सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।